फ्लक्स या गाउस थ्योरम का सवाल टपकेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से। मतलब 90% चांसेस है कि पूरे चैप्टर से यही यहां से सवाल बनेगा, और सवाल आसान बनते हैं, मुश्किल नहीं होते हैं। क्या जो पेपर देने जाए उस दिन मुझे फोन कर लेना, मैं बता दूंगा क्या आएगा। ठीक है। तो पता है, पेपर लीक भी कर दो तो वही लोग कर पाते हैं पेपर में जो साल भर पढ़ते हैं। कितना ही बता दो आप। वो ना बिफोर लास्ट ईयर एक बच्ची के साथ नीट का पेपर, इससे पहले वाले चीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और वेव्स छोड़ दिया उसने। अब फ्लूइड, वेव्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 5 सवाल। तो उसका मूड खराब था बहुत ज्यादा, रात बढ़िया बच्ची थी पढ़ने में, हमारी सिलेक्शन हो गया उसका। तो उसका मुझे सुबह फोन आया, 6:45 करीबन, या 6:45 कुछ ऐसे फोन आया। तो वो रो रही थी। सबसे बड़ा हथियार यही होता है लड़कियों के पास। तो मैंने क्या हो गया, बोले मेरे 3 चैप्टर रिवाइज ही नहीं हुए, पता नहीं मैंने कब रिवाइज किया, मैं तो भूल ही गई। मतलब पढ़ते ना इतना रहता है आपको, तो इसलिए कहते हैं कि आप अपने टॉपिक्स को ना सब्जेक्ट वाइज टेबल के सामने लिख के रखा करो। उन पर नजर डालते हैं तो पता रहता है कौन से टॉपिक को कब रिवाइज किया था, कितना विंडो हो गया उसका। तो नहीं हुआ कोई ड्रामा वामा भाई। टेंशन उसी की होती है जो पढ़ाई करता है, करियर उसी को नजर आता है ना सामने। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर डाइपोल पढ़ लेना, एक पोटेंशियल पढ़ लेना। फ्लूइड के अंदर कुछ नहीं बोला, सरफेस टेंशन से वर्कडन और कैपिलरी वाले सवाल देख लेना, कुछ नहीं देखना है। और वेव्स में ऑर्गन पाइप एंड सोनोमीटर, और स्पीड, वो ट्रांसवर्स वेव की स्पीड का फॉर्मूला रूट ऑफ टी बाई म्यू। ये 4-5 चीजें मैंने बताई, मैंने इसके अलावा कुछ नहीं करना तेरे को। वो गई, सारे सवाल उसी में से थे। अब वो सवाल तो आप नहीं बता सकते, ये प्रैक्टिकल चीज है। अभी तुम चाहो तो अभी उस पे मतलब नंबर ढूंढ के बता दूंगा कि ये हुआ था। तो ऐसा नहीं है, इतने सालों के तजुर्बे से आइडिया होता है कि किस किस डोमेन से इस बार सवाल बैठेंगे। लेकिन उसके बावजूद वही, अच्छा एक बात खूब बता दिया आपने तो, कि यहाँ यहाँ से आएंगे, उसकी प्रैक्टिस भी तो 6 घंटे का टाइम है, उनको निकालना। वही बच्चा उन टाइम को रिवाइज कर सकता है जिसने साल भर उसको पढ़ा हो, वरना तो हवा ही नहीं लगेगी। तो वो चीजें हैं, बस थोड़ा आइडिया होता है कि यार ये सवाल यहाँ यहाँ से बैठ सकते हैं, पर वो उसके अलावा प्रैक्टिस फिर आप ही को करनी होती है। चलिए, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द फ्लक्स। फ्लक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। जल्दी से लिख लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो फ्लो होती हो, जो फ्लो होती हो, उसके लिए फ्लक्स नाम की चीज एग्जिस्ट करती है। अब चाहे वो कुछ भी फ्लो हो, अगर वाटर फ्लो होता है तो वाटर के लिए फ्लक्स डिफाइंड है। अगर फोटॉन्स का फ्लो होता है, फोटोन के लिए फोटोन फ्लक्स डिफाइंड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो क्वांटिटी विच इज फ्लोइंग फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लो, ये भी फ्लो होने वाली क्वांटिटी, इसके लिए भी फ्लक्स को डिफाइन किया जाता है। बात समझ में आ गई। अब जहां कहीं भी फ्लक्स आता है ना, वहां पर डॉट प्रोडक्ट ही आता है। आपके साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूंगा तो ई डॉट ए, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूंगा तो बी डॉट ए, ऐसे लिखते हो आप। अब ये डॉट प्रोडक्ट क्यों आता है, उसकी कहानी बहुत सिंपल सी है। मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको, उसके बाद हम मैथमेटिकल फॉर्मूला और डेफिनेशन पे आएंगे। आप समझिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि यार मान लीजिए इस तरह से वाटर लाइंस एंटर कर रही, वाटर लाइंस हैं जो वी वेलोसिटी से, इस तरह से, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा स्ट्रीम लाइंस, स्ट्रीम लाइंस का, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वैसे स्ट्रीम लाइंस भी होती है ना। मान लीजिए इनकी वेलोसिटी v है, और यहां मैंने एक इस तरह से ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का सिलेंडर रख दिया। अगर इसका एरिया ए है, इनकी वेलोसिटी v है, आप मुझे बता सकते हैं पर यूनिट टाइम कितना वॉल्यूम एंटर करेगा पानी का? अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम एंटरिंग पर यूनिट टाइम। आप मुझे बताइए, क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, v इक्वल्स टू लेंथ ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन? अगर मैं t को यूनिट बोल दूं, क्या बोल दूं? यूनिट। तो जब इसकी वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या v इक्वल टू एल हो जाएगा? यार ये जो हमारा सिलेंडर है उसका एरिया क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है। इससे जब v वेलोसिटी से एक वाटर लाइन एंटर करेगी इस तरीके से, तो बताइए t टाइम में वो कितना एंटर कर जाएगी? टी टाइम में, टी टाइम में कितना एंटर करेगी? एल, सॉरी, टी टाइम में कितनी लेंथ एंटर करेगी? v इंटू टी ना। और टी की वैल्यू यूनिट हो गई तो
वी लेंथ एंटर कर जाएगी ना, ए एरिया से अगर वी लेंथ एंटर कर जाए तो वॉल्यूम कितना बनेगा, ए इंटू एल बनता है, पर यूनिट टाइम के लिए एल बराबर वी हो गया। तो क्या ये जो आएगा वो ए इंटू वी के बराबर हो जाएगा? नहीं समझ में आया? अब जरा मुझे बताइए, अगर आप इसी के अंदर इस सिलेंडर को ऐसे रख दोगे, क्या पानी एंटर करेगा? नहीं करेगा ना। अब एक और बात समझिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि साहब देखिए, ये वाटर जो है किसी एंगल पे आ रहा था, वाटर लाइंस किसी एंगल पे है वी वेलोसिटी से, जरा मुझे बताइए अगर किसी वेलोसिटी से किसी एंगल पे आ रही है और ये एंगल थीटा है, ये वेलोसिटी क्या है वी, तो वी का ये कंपोनेंट क्या आएगा थीटा, और ये क्या आएगा वी साइन थीटा। जरा मुझे बताइए, अगर आपका कंटेनर ऐसे रखा हुआ है तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट वॉल्यूम वॉल्यूम को एंटर करवाने के लिए जिम्मेदार है, कॉस थीटा। तो इस वी की जगह क्या आ जाएगा, तो वॉल्यूम एंटर की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा बताइए, ए वी कॉस थीटा ना। क्या ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है? तो यहां ए वी कॉस थीटा बिकम्स इक्वल टू ए डॉट वी ना। अच्छा, क्या डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है? होता है ना यार। तो क्या इसको मैं वी डॉट ए बी लिख सकता था? तो यहां क्या एंटर कर रहा है बताइए, वाटर विद वेलोसिटी वी ना, तो इसको वाटर फ्लक्स बोलूंगा। अगर ये वी के बजाय ई होता तो ये ई डॉट ए हो जाता इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बी होता तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता। नहीं समझ में आई बात? अभी आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि यार फ्लक्स जो है वो क्यों दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आता है। हम जनरली बोल देते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया परपेंडिकुलर टू सरफेस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। नहीं समझ में आई बात? नंबर है, ये क्या है नंबर, और नंबर क्या होता है स्केलर, और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी क्या होता है स्केलर। ये कहानी क्लियर? पहले डेफिनेशन लिखिए, ये हमें कॉपी नहीं करना, बस हमें समझना था डॉट प्रोडक्ट आता क्यों है। मैंने मना किया था ना पहले कि मैं समझाना चाह रहा हूं व्हाई डॉट प्रोडक्ट इज कमिंग आउट हियर, राइट? लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, number of electric field lines passing through the area, number of electric field lines passing through the area perpendicular to surface, passing through the area perpendicular to surface, called as electric flux, called as electric flux. Number of field lines passing through the area perpendicular to the surface called as electric flux. अब एक बात को समझिए यहां पर, अब एक बात समझना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए मैं सिंपल आपसे बात करना चाहता हूं कि यार ये मेरे पास कोई भी एक एरिया है, ये एरिया है, और इस एरिया से कुछ फील्ड लाइंस इस तरह से ऐसे फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं लाइक दिस, ये फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं और यही फील्ड लाइंस यहां से बाहर निकल रही हैं। तो इस गिवन एरिया से सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, क्या वही फ्लक्स है? अब जरा मुझे बताइए, गिवन एरिया से अगर फील्ड लाइंस का नंबर ज्यादा पास हो रहा है तो फ्लक्स ज्यादा, कम पास हो रहा है तो फ्लक्स कम। कहीं ना कहीं क्या फ्लक्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्राउडेड, या फील्ड लाइंस आर क्राउडेड इन द गिवन एरिया। जितना क्राउडेड फील्ड लाइंस होंगे गिवन एरिया में उतना ज्यादा फ्लक्स पास आउट होगा। सिंपल सी बात है। मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे अपन, 5 से डिनोट करते हैं। क्या इसकी वैल्यू E डॉट ए के बराबर आएगी? क्या आपको मैं बता चुका हूं E डॉट ए क्यों आता है? किसी भी फ्लक्स के लिए ये आएगा। आप मुझे बताइए, क्या E A कोस थीटा लिखा जाएगा? अब यहां एक बहुत सिंपल सी चीज है, देखो एक बहुत आसान से चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर मेरे पास ये है एरिया, तीन केस हम समझेंगे यहां पर। आप सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, एरिया वेक्टर या स्केलर? एरिया 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 क्या है? अगर मैं आपसे एरिया वर्ड यूज कर रहा हूं, एरिया ऑलवेज लाइज इन द प्लेन। एरिया किस में लाई करता है?
और जब एरिया प्लेन में लाई करता है तो वो हमेशा स्केलर है। क्या है वो? अगर मैं एरिया वेक्टर वर्ड यूज कर रहा हूं तो वो वेक्टर है। समझ लेना ध्यान से। आप बचपन से एरिया को स्केलर पढ़ते हुए आए हो, उसका हमेशा आप मैग्नीट्यूड लिखते हुए आए हो। एरिया इज ऑलवेज लाइज इन प्लेन, बट एरिया वेक्टर लाइज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। फॉर एग्जाम्पल, ये बोतल मेरे पास है, इसके सरफेस के अलग अलग जगहों पर इसका एरिया वेक्टर अलग अलग होगा। यहां का एरिया इसी प्लेन में लाई करता है, पर एरिया वेक्टर इसके, यहां देखिए इस छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करूंगा तो इस एलिमेंट में सरफेस के इस तरफ, यहां एरिया इस तरफ, यहां एरिया इस तरफ, यहां एरिया इस तरफ। अगर आप देखेंगे तो सिलेंडर अगर इसको मान लोगे तो सिलेंडर के तीन तरह के फेसेस होते हैं, दो फ्लैट एक कर्व। दो फ्लैट है और एक, इस फ्लैट का एरिया इस तरफ, इस फ्लैट का एरिया इस तरफ, लेकिन कर्व्ड का हर जगह एरिया परपेंडिकुलर मिलेगा ना सरफेस के। तो एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लाई करता है, लेकिन एरिया हमेशा सरफेस के अलोंग लाई करेगा। जब सरफेस के अलोंग लाई करता है वो क्या है? स्केलर। और जो सरफेस के परपेंडिकुलर लाई करेगा वो क्या है? वेक्टर। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। यहां मुझे एक बात समझ में आती है, फ्लक्स के सवालों में ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको जो दिखाया गया है, जो बोला गया है, मुझे वही आंसर लिखना है। आप मुझे बताइए, क्या इधर से फील्ड लाइंस एंटर कर रही और इधर से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही? यार मुझे एक छोटी सी चीज का जवाब दे दो कि भाई इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर लाई करेगा क्या, और इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर इधर लाई करेगा? यार मुझे बताइए, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या वो राइट वर्ड है, और एरिया वेक्टर लेफ्ट वर्ड है। ये यूनिट वेक्टर बनाया मैंने, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी राइट वर्ड है? क्या एरिया वेक्टर जो है वो राइट वर्ड ही है? देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? तो अगर मान लीजिए यहां एरिया इस तरफ है, ए इज द यूनिट वेक्टर, और फील्ड लाइंस ऐसे ही गुजर रही है, ये फील्ड, तो मुझे बताइए दोनों के बीच का एंगल कितना है? हियर थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, cos 0 बिकम्स 1। बताइए फाई जो होगा उसकी वैल्यू कितनी बनेगी? ई ए ना, प्लस और माइनस। तो आउट गोइंग जो फ्लक्स होता है, बाहर निकलने वाला, वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। आप मुझे बताइए, यही फील्ड लाइंस अगर मान लीजिए यहां इस तरह से एंटर कर रही होती, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप मुझे बताइए इधर वाला एरिया वेक्टर क्या इस तरफ आएगा? और यहां अगर मैं बात करूं थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? 180 डिग्री। बताइए फाई इन जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस ई है ना। एक और बात मुझे बता दीजिए, केस 1, केस 2 एंड केस 3। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि ये मेरे पास एक एरिया है जो प्लेन में ही लाई करता है और इसी प्लेन से फील्ड लाइंस पास हो रही, ये फील्ड है। आप मुझे बताइए क्या एरिया इधर मिलेगा? अगर एरिया वेक्टर इधर मिलेगा और ये एंगल 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू कितनी? 90 डिग्री। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। मतलब जिस प्लेन में एरिया एग्जिस्ट करता है, अगर फील्ड इधर ही है तो सरफेस के परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस एंटर नहीं कर रही, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यहां एक बहुत जबरदस्त बात समझने की जरूरत है हमें। फ्लक्स की वैल्यू ई डॉट ए ये cos थीटा के बराबर होगी। हम थीटा बीटा देख लेंगे, सारी बात कर लेंगे। हमें इतना समझ में आ गया कि जो बाहर निकलने वाला फ्लक्स है वो क्या है, और एंटर करने वाला फ्लक्स क्या है। तो अगर आपको डायग्राम में सिर्फ बाहर निकलने वाले फ्लक्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है तो आप प्लस ही लिखोगे, एंटर करने वाले की दी हुई है तो माइनस लिखोगे। और अगर इस तरह का डायग्राम बना रखा है, बोलो भाई, तो क्या जितना एंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, तो नेट फ्लक्स क्या है? 0। नेट फ्लक्स क्या है? बहुत फंडामेंटल चीज है। अब यहां एक छोटी सी बात समझिएगा, फील्ड चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, उसके अंदर आप किसी भी शेप के ऑब्जेक्ट को रख दीजिए या इमेजिनरी ऑब्जेक्ट रख दीजिए, डेफिनेटली जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही बाहर निकल जाएंगी। इसलिए नेट फ्लक्स हमेशा क्या मिलेगा? 0। वट एवर बी द शेप ऑफ द सरफेस, सरफेस स्फेरिकल ले लीजिए, सिलेंड्रिकल ले लीजिए, रैंडम शेप का ले लीजिए, जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगे उतनी फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, तो नेट फ्लक्स क्या होगा? 0। और अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि एंटर करने वाला फ्लक्स कितना है, तो फिर वो देख के आंसर दूंगा। बाहर निकलने वाला कितना है तो वो देख के आंसर करूंगा। यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म होती है, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टेड एरिया को समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक सिलेंडर है, कोई भी ये सिलेंडर है, मान लीजिए ये यहां तक का पोर्शन है, ये इसको मैं यहां रख देता हूं और इधर से लाइट गिराता हूं, शेडो कैसा बनेगा? सिलेंडर बनेगा शेडो, रेक्टेंगल बनेगा भाई। हद करते हो यार, इसका सिलेंडर कैसे बनाओगे परछाई? मैं कह रहा हूं कर्व्ड होगा थोड़ा।
यहां इसको छोड़ दो आप, ये तो जो हमारी लाइट है ना, ये भी ये ऐसा कुछ नहीं है, ये लाइट है। ये आप ना वेव फ्रंट के टाइप पढ़ते हो, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन। प्लेन वेव फ्रंट जो होता है उसमें इंटेंसिटी बहुत कम वेरी करती है, इसीलिए आजकल ये जितने भी लाइटें प्लेन आना शुरू हो गई, ताकि इनकी ग्लो बहुत दूर तक पहुंच जाए। बल्ब होता है वो पॉइंट सोर्स होता है, उसकी थोड़ा डिस्टेंस भी जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है। ट्यूबलाइट की थोड़ी और कम धीरे धीरे डिक्रीज होती है, पर प्लेन जो लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी बहुत दूर तक जाती है। तो अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, तो जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, जैसे आप इसको देखोगे, तो इसकी विड्थ कितनी होगी, 2r। कितनी होगी, लेंथ कितनी है, l। तो यहां शेडो क्या बनेगा, 2r इंटू एल का रेक्टेंगल बनेगा ना। नहीं समझ में आई बात? तो मुझे प्रोजेक्टेड एरिया को समझना जरूरी है। एक और बात समझो बेटा, मॉड्यूल दे मुझे, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये हेमी सिलेंडर है ना, क्या है ये, समझते जाना। अगर इसको मैं ऐसे रखता हूं लाइट के सामने, शेडो किस तरह का बनेगा, रेक्टेंगल। कैसा बनेगा, तो सिलेंडर चाहे पूरा हो या हेमी सिलेंडर, ऐसा बनूंगा रखूंगा तो बनेगा, ऐसा रखूंगा तो भी रेक्टेंगल ही बनेगा ना। बोलो भाई, कहानी क्लियर। अगर हेमी सिलेंडर है और ये पूरा सिलेंडर, मान लीजिए सिलेंडर इस तरह का सिलेंडर, और ऐसे रख दिया, अब शेडो कैसा बनेगा, सर्कल। कैसा बनेगा, हेमी सिलेंडर अगर ऐसा होता तो रेक्टेंगल, ऐसे रखता तो सेमी सर्कल। अरे ये वाला दिखेगा ना भाई, नहीं समझ में आई बात? तो मुझे प्रोजेक्टेड एरिया को समझना जरूरी है। कौन है कौन, कौन को अगर मैं रख देता हूं ऐसे और लाइट गिराता हूं, शेडो कैसा बनेगा, ट्राइंगल। स्फीयर अगर रख दिया तो सर्कल, हेमिस्फीयर रख दिया तो, कि बताओ रखा हुआ कैसे, नहीं समझ में आई बात? ये हेमिस्फीयर है, ये कटा हुआ है, ऐसे रखो तो सर्कल, ऐसे रखोगे तो सेमी सर्कल ना। नहीं समझ में आई बात? तो यहां पर प्रोजेक्टेड एरिया बड़े काम की चीज है, कि आपको जो फ्लक्स की बात की जाएगी वो हमेशा प्रोजेक्टेड एरिया से देखा जाएगा, और ये भी देखा जाएगा कि वो एंटर करने वाले की बात कर रहा है या बाहर निकलने वाले। अभी मैं सारे डायग्राम बना दूंगा, दो तीन चीजें क्लियर कर लीजिए। किसी भी सरफेस एरिया को किसी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दो, नेट फ्लक्स जीरो होगा। रीजन क्या, जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगे उतनी बाहर निकल जाएंगे। हमने भी यूनिफॉर्म बनाया, अभी नॉन यूनिफॉर्म की भी बात कर लेंगे। आउटगोइंग फ्लक्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। इनकमिंग फ्लक्स हमेशा क्या होता है, और अगर प्लेन में ही रखा हुआ है तो क्या होगा। अब थोड़ी सी एक बात बताओ मेरे को, एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज को मैं यहां कॉर्नर पर रख देता हूं, पॉइंट चार्ज की जो फील्ड लाइंस है वो रेडियली अवे फ्रॉम द चार्ज जाएंगी ना। आप बताइए, यहां जो फील्ड लाइन जाएगी पॉइंट, ऐसे जाएंगी नहीं जाएंगी, कुछ ऊपर निकल जाएंगी, कुछ नीचे निकल जाएंगी, बोलो ना यार। इस कॉर्नर पर अगर मैं पॉइंट चार्ज रख दूं, तो क्या इस वाले प्लेन से कोई फील्ड लाइंस गुजरेगी, नहीं गुजरेगी। अरे यार घूम के थोड़ी घुसेगी अंदर, वो तो निकल जाएगी ना ऐसे कैसे। यहां रखा हुआ है, इससे क्या कोई फ्लक्स जाएगा, इससे कोई फ्लक्स, इससे कोई फ्लक्स। तो किसी क्यूब के कॉर्नर पे अगर चार्ज रखा हुआ है, तो उस कॉर्नर को ज्वाइन करने वाले तीन फेसेस से कोई फ्लक्स पास, या जिस प्लेन में चार्ज रखा हुआ है, जिस उस प्लेन से पॉइंट चार्ज का फ्लक्स कभी पास, अगर उसे दूर रख दोगे तो गुजरेगा। भाई मैंने यहां रख दिया पॉइंट चार्ज, फिर तो फील्ड लाइंस गुजरेंगी ना। पर जो प्लेन है उसी में रखा हुआ है चार्ज, जो प्लेन है उसी में रखा हुआ है। आप ऐसे समझे, एक कागज ऐसे रखा हुआ है, उसके बीच में एक पॉइंट चार्ज रख दिया आपने, तो फील्ड लाइंस जो कागज के अलोंग जाएंगी वो तो ऐसे निकल जाएंगी, और जो ऊपर जाएंगी वो बाहर निकल जाएंगी, नीचे वाली बाहर नीचे निकल जाएंगी। क्या उस कागज से ऐसे फील्ड लाइंस एंटर करेंगी? तो दिमाग में सेट कर लीजिएगा, कभी भी कोई पॉइंट चार्ज जिस प्लेन में रखा होता है उससे कोई फ्लक्स पास नहीं होता। ये बहुत क्लियर होना चाहिए, समझ में आ गया, अच्छी बात है, नहीं समझ दिमाग में रखेंगे। कभी भी कोई पॉइंट चार्ज जिस प्लेन में रखा हुआ है उस प्लेन से कोई फ्लक्स पास, ये सब हमारे सवालों का पार्ट है। अब हम वन बाय वन बात करेंगे। डायग्राम बना ली सर, इनको बनाइए।
बढ़ जाए। बढ़ जाए, क्या ही कर सकते हैं। चलिए, हाँ, वो समझदार है ना, वो टाइम ज्यादा ले लेते हैं, फिर बराबर हो जाता है ना। वो ब्रेक पूरा ले लेते हैं वो तो। उनसे मैंने रिक्वेस्ट कर रखी है आज करके थोड़ा टाइम पे छोड़ दिया करो क्लास। ऐसे सर है वो, जुनून है उनको पढ़ाने का, जुनून। बहुत डेडिकेटेड आदमी, बहुत ज्यादा। नहीं मतलब, बढ़े बढ़े, ऐसे लोग चाहिए एजुकेशन इंडस्ट्री को। ईमानदारी वाली बात तो यही है। उस आदमी का एवरी वर्ड बच्चों के और एजुकेशन के फेवर में होता है। फालतू बात वो इधर उधर का कोई मतलब नहीं। पढ़ाई की बात करते हैं और जमा के दबा के पढ़ाते हैं, वही होना चाहिए। और तुम जब वो कहोगे तब अवेलेबल है बच्चों के लिए। चलिए लिखिए, आगे लिखिए। व्हेन an imaginary body of any shape, when an imaginary body of any shape, when an imaginary body of any shape placed, when an imaginary body of any shape placed in placed in uniform or non-uniform electric field, uniform or non-uniform electric field, net flux will be always zero. Net flux will be always zero. मान लीजिए ये स्फेरिकल सरफेस ही है। अब इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर अगर आप ऐसे देखोगे कि साहब ये फील्ड लाइंस इधर से एंटर करेंगी, ये फील्ड लाइंस इधर से एंटर कर रही है, तो जितनी फील्ड लाइंस इधर से एंटर करेंगी उतनी की उतनी फील्ड लाइंस बाहर आ जाएंगी। बात समझ में आ गई? तो उतनी की उतनी फील्ड लाइंस यहां से बाहर निकल जाएंगी। और अगर ऐसा होगा तो एंटर करने वाला फ्लक्स लीविंग फ्लक्स के बराबर बनेगा। आप कहेंगे कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग फ्रॉम। अब एक और बात समझिएगा, असल में कहानी क्या है। असल में कहानी यह है कि अगर मैं सिर्फ इतनी सी बात करूं आपसे, यहां ध्यान से समझिएगा। ये मेरे पास वापस में एक सर्कल बना लेता हूं। बेसिकली स्फीयर है। क्या है ये? स्फीयर। अब यहां समझिए ध्यान से, ये हमने, हाँ, यहां पर ये हेमिस्फेरिकल सेक्शन है। क्या है ये? हेमिस्फीयर। बताइए इस कंडीशन के अंदर अगर इस तरफ से ऐसे कुछ फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, ऐसे कुछ फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं लाइक दिस, तो डेफिनेटली उतनी की उतनी फील्ड लाइंस यहां से बाहर निकल रही होंगी। अब जब मुझसे यह बात की जाती है कि यार एक हेमिस्फीयर को ऐसे रख दिया जाए लाइक दिस, और इसका रेडियस आर है, अब ऐसे फील्ड दिखा दिया आपको लाइक दिस, ये फील्ड है। यार इस कंडीशन में अगर ये फील्ड ई है, बताइए फ्लक्स एंटरिंग दिखा रखा है या लीविंग दिखा रखा है या दोनों दिखा रखे हैं? ओनली एंटरिंग। एंटरिंग फ्लक्स क्या होता है? नेगेटिव। एंटरिंग फ्लक्स क्या होता है? ये कितना प्रोजेक्टेड एरिया है जिससे फ्लक्स एंटर कर रहा है? पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई दे रखी है, तो फाई जो होगा वो इन दिखा रखा, तो फाई इन की वैल्यू माइनस इंटू पाई आर स्क्वायर होगी। उसी तरीके से यहां से बाहर निकलने वाला कितना होगा? प्लस ना। और जितना ये है उतना का उतना ही एंटर भी कर रहा है ना,
तो एंटर करने वाला कितना है, इसी वैल्यू के बराबर होगा ना। नहीं समझ में आई बात। तो आप देखिए, आपको इस वाली सरफेस से एंटर करता हुआ दिखा दिया जाए या कर्व्ड सरफेस से एंटर करता हुआ दिखा दिया जाए, लाइक दिस। ये रेडियस आर है, हम कह रहे हैं फ्लक्स ऐसे एंटर कर रहा है, लाइक दिस। अब बताइए फाई की वैल्यू कितनी होगी, माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां से अगर मैं बात करूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही है, और ये आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। बताइए यहां से अगर मैं बात करूंगा तो फाई इन की वैल्यू कितनी होगी, माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर। और यहां से अगर मैं बात करूंगा तो फाई आउट की वैल्यू कितनी होगी, प्लस ई इंटू पाई आर स्क्वायर। नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो। नहीं समझ में आई बात, नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। आई होप कहानी क्लियर हो गई होगी। तो यहां तो हमने स्फीयर और हेमिस्फीयर रखा, आप सिलेंडर रख दो, आप कौन रख दो, आपकी मर्जी में जो रख दो, अल्टीमेटली नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। पहले बनाइए, कुछ सवाल करते हैं। बोल बोल बोल। नहीं नहीं नहीं, वो मैंने आपसे क्या कहा, जो डायग्राम में शो कर रखा है उसी का आंसर देना है। उन्होंने सिर्फ एंटरिंग दिखा रखा है ना, हेलो। तो हमें फाई इन की वैल्यू आंसर बताना है। अगर वो पूछ ले कि बताइए इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना है, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स सिर्फ एंटरिंग दिखा रखा है, तो माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर लिख दूंगा। सिर्फ लिविंग दिखा रखा होता तो प्लस ई इंटू पाई आर दूंगा। यहां पे नेट फ्लक्स क्या है, जीरो। समझ में आ गई बात। अभी बताते हैं, होगा जीरो ही होगा। यूनिफॉर्म फील्ड में रखो या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखो, जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगे, देखो एक बात बताए, अब हम जब गॉस थ्योरम का मतलब ही ये होता है, अगर नेट फ्लक्स जीरो नहीं आ रहा है तो उस बॉडी के अंदर कोई चार्ज रखा होगा। नेट फ्लक्स अगर नहीं आ रहा है तो तभी पॉसिबल है जब उस बॉडी के अंदर कोई चार्ज रखा हो। नहीं समझ में आई बात। वो नेट फ्लक्स का नॉन जीरो होना यह बताता है कि साहब बॉडी अकेली खाली नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई चार्ज रखा हो। नेट फ्लक्स अगर नेगेटिव आ जाए तो अंदर नेगेटिव मतलब एंटरिंग आ जाए तो अंदर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, नेट फ्लक्स लीविंग आ जाए तो अंदर, और वही अराइज होती है कंसेप्ट ऑफ गॉस थ्योरम। वो हम बात करेंगे, पहले आप यहां आ जाइए, बढ़ जाए आगे। अरे बोलो भाई, अब सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि यार मेरे पास कोई भी रैंडम शेप की सरफेस है, कोई मतलब नहीं है वो सिलेंडर है, स्फीयर, डजंट मैटर, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखी हुई, लाइक दिस, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। आप बताइए इस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर इसको मैं रखूंगा तो यार जितनी फील्ड लाइंस यहां से एंटर कर रही हैं उतनी की उतनी फील्ड लाइंस यहां से बाहर निकल जाएंगी। बताइए अभी भी नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो ही होगा। बात समझ में आ गई। तो नेट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। यहां नेट फ्लक्स का आना क्या बताता है, अंदर कोई ना कोई चार्ज रखा हुआ है। एक्सटर्नल फील्ड में किसी भी शेप एंड साइज की बॉडी रख दो, नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो। नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो। और अगर नेट फ्लक्स की वैल्यू नॉन जीरो आ गई तो वो तभी संभव है जब उस एनक्लोज सरफेस के अंदर कोई ना कोई चार्ज रखा हुआ है। एंड फ्रॉम दिस कंसेप्ट गॉस थ्योरम इज अराइज। अब सुनिए, अभी हम हेमी सिलेंडर की बात कर रहे थे, तो आप मुझे बताइए ये मेरे पास एक हेमी सिलेंडर है, लाइक दिस। इसकी जो लेंथ है वो एल है और इसका जो रेडियस है वो आर है। अगर इसको किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए इस तरीके से, क्या आपको सिर्फ एंटरिंग फ्लक्स दिखा रखा है, ई की वैल्यू एंटरिंग दिखा रखी है ना। बताइए फाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस ई इंटू टू आर एल। अरे रेक्टेंगल बनेगा ना भाई, ये कितना है टू आर, ये भी कितना है टू आर, और ये कितना है एल। तो ये जो रेक्टेंगल वाला एरिया है उसी से तो फ्लक्स एंटर कर रहा है ना।
नहीं समझ में आई बात। इसी तरीके से मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि यार ये मेरे पास एक कोन है, ये कोन है, और इस कोन का हाइट जो है वो तो h है, और यहां पर इसका जो रेडियस है वो r है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यार इसमें इस तरह से मैंने इसको किसी यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया है, अगर ये E यूनिफॉर्म है, E क्या है? यूनिफॉर्म। क्या आपको सिर्फ एंट्रिंग फ्लक्स दिखा रखा है? तो जो फाई इन होगा उसकी वैल्यू कितनी बनेगी? -E इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना, ट्राइंगल बनेगा ना, उस ट्राइंगल का बेस कितना बनेगा? 2r। तो आप क्या लिखोगे बताओ? हाफ इंटू 2r इंटू हाइट, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ई आर एच, माइनस ऑफ ई आर एच ना, क्योंकि एंट्रिंग दिखाया था इसलिए माइनस ऑफ ई आर एच। लिविंग दिखा देता सिर्फ तो, और यूनिफॉर्म में एंट्रिंग और लिविंग दोनों दिखा दे तो 0। नहीं समझ में आई बात? बना लीजिए। हाँ जी, आया कुछ समझ? ई इंटू 2RL विद नेगेटिव साइन हेमी सिलेंडर का मिलेगा। अगर इसी हेमी सिलेंडर में वो फील्ड इधर से एंटर करता हुआ दिखा देता तो बेटा ये क्या होता? AR² by 2 ना। नहीं समझ में आई बात? तो आप क्या करते? E इंटू πr² by 2, नेगेटिव साइन अगर एंटर कर रहा है तो। नहीं समझ में आया? बाहर निकलता हुआ दिखा दे तो उतना ही प्लस। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि यार फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का आपने साइन देखा हुआ है, ये लाइन इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है ये? लाइन। तो पहले पहले इंटीग्रेशन का साइन ऐसे ही चल रहा था कि किसी लेंथ के अलोंग इंटीग्रेट करना है तो आप ऐसा साइन लगा दो। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, सिंपल सी बात। ठीक है, अब न्यूटन के दिमाग में आया कि यार ये तो लाइन है, आइडिया तो उसी ने दिया था इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का। अगर मैं सरफेस के अलोंग इंटीग्रेट कर रहा हूं तो क्या करूं कि सब सरफेस के अगर इंटीग्रेशन करना हो तो कुछ ना कुछ अंतर तो होना चाहिए ना। तो सरफेस के अलोंग इंटीग्रेशन के लिए उसने इसको यूज किया, नॉट क्लॉज, इट मे बी क्लॉज। नहीं समझ में आया? नॉट ऑलवेज क्लॉज, कोई भी सरफेस हो, इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? अब देखो, लाइन इंटीग्रेशन अगर सिंबल लगाना है तो सिर्फ ऐसा लगाना पड़ेगा। सरफेस इंटीग्रेशन को लिखना है तो ये भी लगा सकते हो, और क्योंकि इस साइन को देने से पहले तो गरीब ये लगा रहा था ना, तो ये भी शो करता है और ये भी शो करता है। प्योरली हम इसको लिखते हैं इसलिए हम इसको शो करेंगे, चाहे वो ओपन सरफेस इंटीग्रेशन हो या क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन हो, सरफेस इंटीग्रेशन का सिंबल ही है। अब एक बात बताइए, मान लीजिए मेरे पास कोई रैंडम शेप की इस तरह की सरफेस है, और इससे इसको मैंने नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया, लाइक दिस। ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, लाइक दिस, और ये फील्ड लाइंस ऐसे यहां से इधर पास होगी। अब इस सरफेस से जाने वाला टोटल फ्लक्स मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले यहां एक छोटा सा एलिमेंट्री सेक्शन कंसीडर करूंगा। मुझे इस एलिमेंट्री सेक्शन का जो सरफेस एरिया होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। दिस बिकम्स डी ए ना, बोलो यार। और मुझे पता है कि अगर मान लीजिए
मैं किसी फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो वो टेंजेंट वहां का फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो आप मुझे बताइए क्या ये जो बनेगा वो यहां ई का डायरेक्शन बनेगा? और इनके बीच का एंगल अगर मैं थीटा ले लूं, एलिमेंट से गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स थ्रू द एलिमेंट, फ्लक्स थ्रू एलिमेंट, सपोज ये डी फाई है, देन डी फाई बिकम्स इक्वल्स टू ई डॉट डी ए ना। बोलो भाई, कंप्लीट फ्लक्स निकालने के लिए सरफेस इंटीग्रेशन कर दूंगा। अब यहां तो सरफेस क्लोज नहीं है, नहीं समझ में आई बात? तो दिस इज कॉल्ड एज सरफेस इंटीग्रेशन। और इसका जो सरफेस इंटीग्रेशन वो किसके बराबर मिल जाएगा? फाई। तो जो फाई की वैल्यू है वो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए के बराबर मिल जाएगी। इसको यूज करके हम बड़ी काम की चीज निकालेंगे। फिर इसको बनाओ जल्दी से। बढ़ जाए। अब हम एक केस समझने की कोशिश कर रहे हैं और वहां से देखो हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। इसको हम क्वेश्चन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, बना लिया इसको? तो फिर लिखिए। लिखे? लिखिए, what will be the total flux passing through, what will be the total flux passing through a spherical surface, what will be the total flux passing through a spherical surface if a positive charge plus capital Q, if a positive charge plus capital Q placed at the center of the sphere, if positive charge plus Q placed at the center of the sphere। अभी आपको कुछ नहीं करना है, ये जो हम स्टेप कर रहे हैं ये आंसर तो हमें याद रह ही जाएगा, रह जाएगा याद, पर ये सारी स्टेप्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो फिर आप समझेंगे। मैंने एक स्फीयर लिया जिसका रेडियस आर है। रेडियस कितना है? आर। इसके सेंटर पर हमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया। हम सब जानते हैं कि प्लस क्यू चार्ज का जो फील्ड होता है वो रेडियली अवे फ्रॉम द चार्ज होता है ना। तो क्या इसका फील्ड इस तरह से होगा? आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं थोड़ा इसका और क्राउडेड बना देता हूं, बीच बीच में लाइन और हम बना दे ऐसे। हम सब जानते हैं किसी पॉइंट पॉजिटिव चार्ज का फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। यहां पे रखा हुआ चार्ज है और इस चार्ज की वैल्यू कितनी है? प्लस क्यू। एक बात बताइए, अगर इसका रेडियस आर है तो यहां से आर डिस्टेंस पे छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं, ये वाला। बताइए, इस एलिमेंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है क्या वो इस तरफ है? क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो यहां पर है ई, क्या वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होगी? पॉइंट चार्ज का आर डिस्टेंस पे फील्ड हम जानते हैं। क्या इसी पॉइंट पर इस छोटे से एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर बनेगा डी ए, क्या वो इस तरफ बनेगा? ना व्हाट इज द एंगल बिटवीन डी एंड ई? कहानी क्लियर? अब समझना, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे
कि फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एलिमेंट, अगर वो डी फाई है, क्या है डी फाई, क्या उसकी वैल्यू ई डॉट डी ए होगी? अरे बोलो भाई, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी ए? theta becomes equals to 0 degree, and whenever theta becomes 0 degree, E dot dA can be written as E dA only. E dot dA, E dA को 0, E dA बन जाएगा ना? तो क्या इसकी वैल्यू मैं सिंपली E dA लिख दूंगा? डी फाई का इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, टोटल फ्लक्स देगा, देगा ना? दिस मस्ट बी इक्वल टू फाई टोटल ना, इक्वल टू E की वैल्यू क्या, के क्यू बाय आर स्क्वायर। कहानी क्लियर? क्या सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना ही होगा? होगा ना? तो इसका मतलब ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डीए करूंगा, फाई का जो मुझे वैल्यू मिला, जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है, फाई का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एंड व्हाट इज द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज व्हाट? 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर रवाना, फाई बिकम्स इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन। व्हाट इज दिस? क्या है? गॉस थ्योरम। क्या ये? गॉस थ्योरम। जो फाइनल कंक्लूजन आपका निकला, उस कंक्लूजन में क्या कहीं पे ये आ रहा है कि आपने जो ये क्लोज सरफेस कंसिडर की, इसका शेप कैसा है? इससे कोई लेना देना? बात को समझना ध्यान से, इससे कोई लेना, ये बात को समझना ध्यान से। अभी मैं जो चीजें बना रहा हूं वो आपको ध्यान से समझनी पड़ेंगी। मान लीजिए स्फीयर रखने के बजाय यहां मैं कोई एक रैंडम शेप का ऐसा बना लेता तो क्या होता? तो अब क्या उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर निकलती? अरे यार, स्फीयर से जाने वाली फील्ड लाइंस का नंबर इस रैंडम शेप से जाने फील्ड वाली फील्ड लाइंस के नंबर के बराबर है ना? और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो फ्लक्स है। किसका मैग्नीट्यूड है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड से क्या मतलब? हमने क्या कहा? हमने कहा फ्लक्स कितना निकल के आया, एक क्लोज सरफेस से बाहर निकलने वाला फ्लक्स कितना निकल के आया? मेरी तरफ मत देख, यहां बता। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स क्या होता है? रुक जाओ यार, मत लिखो अभी। फ्लक्स क्या होता है? इट्स अ नंबर। समझे नहीं यार? इट इज व्हाट? नंबर। अगर ये नंबर है तो नंबर तो यार हमेशा एक मैग्नीट्यूड लेके आता है। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि यार आप इमेजिन कर सकते हो 1 कूलम चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकलती होंगी? क्यू की वैल्यू 1 कूलम रख दो और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो। थोड़ा तमीज से बात करते हैं, सुनो ध्यान से। फाई की जो वैल्यू है ना, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये क्यू है ना, नीचे क्या था? एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एंड 4 पाई, कोई बुरा थोड़ी मानेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई k क्यू, दिस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ना भाई। क्या 4 पाई की वैल्यू जानते हो? अरे यार, 12.5 का आसपास, 12 नहीं, 12.5 तो मानो, कम से कम 12.56 जाएगी भाई। 12.56 है ना? 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 4, कितना? 12.556 ही होता है ना? धन्यवाद। तो ये 12.56, के की वैल्यू कितनी? 9 × 10⁻⁹। बात को समझना, उधर ऑर्डर कितनी? 9, और इधर 9, और ये 12। 12 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 108 लगभग 100 मान लू। बोलो यार, उधर पावर कितनी थी? 9, 2 पावर और बढ़ा दे, 10⁻11। और ये मजाक नहीं है, हम शुरू से कहते आ रहे हैं 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है।
कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है उससे? 10⁻11। जीवन में तो नहीं बना पाएगा डायग्राम में तो इतनी लाइंस। नहीं समझ में आई बात? अगर 10⁻11 फील्ड लाइंस बनाऊंगा ना मैं, तो रंग दूंगा कागज को, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा पूरा पूरा पेपर, इतनी क्लोज आएंगे एक दूसरे के। तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस। 1 कूलम चार्ज की जो फील्ड लाइंस अराइज होती है, उसका नंबर कितना है? लगभग 10⁻11। तो ये 10⁻11 है क्या? ये फ्लक्स है ना 1 कूलम चार्ज का। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं, मैं आप ही से कह रहा हूं, बात को सुनना ध्यान से। अभी सुनो, ये अभी कहानी का कर लेंगे हम लोग। मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं कि यार ऐसे शेप की सरफेस है, इसके यहां पे मैंने 1 कूलम चार्ज रख दिया। यार जितनी फील्ड लाइंस 1 कूलम चार्ज बनाएगा, सारी की सारी तो बाहर निकलेंगी। तो कितनी बाहर निकलेंगी? अभी कितनी बनाई अपन ने? लगभग 10⁻11। कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकली? अगर मैं क्यूब बना देता ऐसा यहां पर, और क्यूब के अंदर रख देता, तो भी उतनी बाहर निकलती। मैं सिलेंडर बना दूं, उसके अंदर रख दूं, तो भी, किसी भी शेप का क्लोज सरफेस बना दो ना यार, जितनी फील्ड लाइंस वो बना रहा है सारी बाहर निकलेंगी। तो क्या उससे निकलने वाला फ्लक्स वो क्लोज सरफेस के शेप पे डिपेंड कर रहा है? नहीं समझ में आया? किस पे डिपेंड कर रहा है फ्लक्स? सिर्फ ना ना ना, दो चीजों पे। एक तो चार्ज, दूसरा मीडियम। अरे भाई, एप्सिलॉन नॉट का मतलब मीडियम ना। अगर उसमें अंदर मीडियम भर दोगे तो एप्सिलॉन नॉट थोड़ी आएगा, एप्सिलॉन आएगा। नहीं समझ में आई बात? अगर इस स्फीयर के अंदर कोई मीडियम भरा होता तो फ्लक्स कितना बाहर निकलता? Q अपॉन एप्सिलॉन, दैट बिकम्स एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। नहीं समझ में आया? कहानी क्लियर हो गई ना? अब ये सारी नोटंकी आप खत्म करो, इसको कॉपी करो। करो करो, जल्दी कॉपी करो, जल्दी करो। 1 कूलम चार्ज अप्रोक्सीमेटली 10⁻11 फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करती है। ओह माय गॉड। बढ़े आगे। मेरे बेटे ने मैसेज किया है उसकी मदर के फोन से कि देखो, मैं फोन के हाथ नहीं लगाता, पर क्योंकि मुझे आपको मैसेज करना था इसलिए मैंने हाथ लगाया। और उसने कहा है कि आप पप्पी को समझा लेना, वरना अगर मैं उसका सर फोड़ दूं तो मैं जिम्मेदार नहीं होगा। तो बड़ी वाली बहन उसको दिन भर छेड़ती रहती है, आते जाते उसको परेशान करती है, वो इरिटेट होता है। और कहता मैं मार दूंगा, आप बड़ी हो तो क्या हुआ, मैं मार नहीं सकता आपके, पर आप मुझे नहीं मार सकती क्योंकि मैं छोटा हूँ, समझ में? वो ऐसे धमकियां देता है। तो उसने मैसेज किया अभी मेरे को कि मैं फोन के हाथ नहीं लगा था, पर क्योंकि मुझे मैसेज करना था मैंने फोन के हाथ लगाया। और बढ़े आगे। इज अ वेरी गुड प्लेयर है। नहीं मतलब, सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ये समझ में आया नहीं आया? अब बोलो भाई। अब देखो मेरी बात सुनो, यहां सवालों के अलग अलग प्रोफाइल बनेंगे। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो बेस्ड होंगे फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए पर। मतलब डॉट प्रोडक्ट सवाल आते हैं ना, तो डॉट प्रोडक्ट वाले। अरे डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना होता है। लिखो, देखिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इलेक्ट्रिक फील्ड E equals to 4i cape plus 3j cape न्यूटन पर कुलम, न्यूटन पर कुलम is passing through, is passing through area
3i माइनस 4j प्लस 10k मीटर स्क्वायर. Find out flux passing through the area. Zero. बढ़े? देखो सुनो, एक बहुत कॉमन सी चीज समझनी है यहां पर. जिस प्लेन में फील्ड मतलब एरिया लाई करता है, सुनना ध्यान से, जिस प्लेन में एरिया लाई करता है उस प्लेन में जो फील्ड होगा उससे कभी पास नहीं होगा. क्या यस सर, क्या बोला मैंने? हाँ तो बड़े बड़े तेज सर करा है ना. मैंने क्या कहा, जिस प्लेन में एरिया लाई करता है उस प्लेन से गुजरने वाला फील्ड कभी उससे फ्लक्स पास, ये प्लेन है, प्लेन तो प्लेन में होता है ना, तो इससे गुजरने वाला जो फील्ड लाइन से या फील्ड जो है वो कभी इससे फ्लक्स थोड़ा पास करेगा. आप मुझे बताइए, हमारा ये बोर्ड है, मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में है. किसमें ये एक्स एक्सिस और ये, तो ये प्लेन कौन सा हो गया? तो यार एक्स के अलोंग जाने वाली फील्ड लाइन ऐसे निकल जाएंगी, वाई की ऐसे निकल जाएंगी, इससे तो जेड वाली गुजरेंगी ना. कौन सी गुजरेंगी? समझ में आ गई बात? तो जरा मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, अगर इनका आप दो पहले यहां डॉट प्रोडक्ट लीजिए, इसका इसका कितना मिलेगा? 12 ना, माइनस इसका भी कितना? 12, और यहां तो फील्ड था ही नहीं, तो अल्टीमेटली क्या मिल गया? जीरो ना. हेलो, कहानी क्लियर? अब एक बात को समझिएगा, अगला सवाल जो मेरा है उसको मैं पहले सवाल का प्रोफाइल समझा देता हूं आपको. हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो है 10 प्लस 4j माइनस 5k न्यूटन पर कुलम. ये है फ्लक्स फील्ड, सॉरी ये क्या है? फील्ड. अब मेरे पास ए बराबर 10 मीटर स्क्वायर का एरिया है, ए नोट. कितना एरिया है? इसको मैं अलग अलग प्लेन में रखूंगा, अभी मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा, अलग अलग प्लेन में रखूंगा और फिर आपसे पूछूंगा कि बताइए फ्लक्स कितना जा रहा है. हेलो, क्वेश्चन लिखिए. एन इलेक्ट्रिक फील्ड E equals to an electric field E equals to 10 I plus 4j minus 5k 10 I plus 4j minus 5k Newton per coulomb exist in the space what will be flux passing through the 10 meter square area? What will be flux passing through the 10 meter square area if area lies in xy plane? Number 2, yz plane. Number 3, zx plane. अब मेरी बात को सुनना ध्यान से. अगर मैं आपसे कहूं यार एरिया एक्स वाई प्लेन में है, तो आप कैसे समझोगे कि साहब देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये क्या है? जेड एक्सिस. तो एरिया एक्स वाई प्लेन में ये एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? जेड के अलोंग ना. तो हमारा यहां जो एरिया वेक्टर बनेगा ए, वो क्या बनेगा? 10 मीटर स्क्वायर ना. बनेगा नहीं बनेगा? समझ में आ गई बात? आप मुझे बताइए, वाईजेड अगर मैं प्लेन की बात करूंगा तो ये एक्स है, ये वाई है और ये क्या है? जेड. क्या ये वाईजेड प्लेन का एरिया बनेगा? अब इस वाला एरिया वेक्टर किधर आएगा? अलोंग द एक्स ना. तो यहां जो एरिया होगा ए, वो कितना बनेगा बताइए? 10 I मीटर स्क्वायर ना. इसी तरह से अगर मैं यहां बात करता हूं कि ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो जो जेड एक्स वाला एरिया है क्या वो यहां लाई करेगा? तो ये मिलेगा ना आपको, एक ही वैल्यू क्या मिलेगी बताइए? 10 j मीटर स्क्वायर. मिलेगा नहीं मिलेगा?
अब जरा मुझे बता दीजिए सभी केसेस के अंदर, हम पहले केस में बात करते हैं, क्या इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ जब निकालोगे तो -50 मिलेगा, क्योंकि इसका इनके साथ 0। तो पहले का आंसर क्या है? -50। दूसरे का आंसर, इसकी जब हम बात करेंगे तो ये किधर है? अलोंग द एक्स एक्सिस ना। तो इसका इसके साथ क्या मिलेगा? 100, और इसके साथ क्या मिल जाएगा? 0। बोलो ना भाई, कहानी क्लियर? यहां बात करेंगे तो ये कितना है? एरिया तो 10 ही है। ये किधर है? वाई के अलोंग कितना मिलेगा? 40। अब आप सीधी सीधी बात कर लोगे कि साहब देखिए, हमें पता है अगर हमारा एरिया एक्स वाई प्लेन में है तो जो जेड एक्सिस वाला फील्ड होगा वो उससे गुजरेगा, तो एरिया को जेड से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एंट्रिंग लीविंग वाली कहानी अलग है। बोलो भैया, अगर आप डॉट प्रोडक्ट भी निकालोगे तो पहले वाले केस में डॉट प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपको? ना यार, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो यहां आंसर लिख दो सीधा, कितना मिलेगा? 5 बताइए। -50 क्या? फ्लक्स की वैल्यू, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम ना। सुनो, फ्लक्स जो होता है ना, ये किसमें होता है? न्यूटन पर कुलम, और ये मीटर स्क्वायर ना। या मैं ऐसे बात कर सकता हूं, ये होता है वोल्ट पर मीटर, और ये होता है मीटर स्क्वायर। तो वोल्ट इंटू मीटर लिख दूंगा ना, तो ये आ जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। यहां बताइए 5 की वैल्यू कितनी? 100 क्या? वोल्ट इंटू मीटर, यहां बताइए 40 वोल्ट इंटू मीटर ना। ठीक है, सिंपल बात कर सकते हो कि जिस प्लेन में एरिया लाई करता है उसके परपेंडिकुलर वाला फील्ड उससे पास होगा। तो अगर प्लेन जो है एरिया का वो एक्स वाई है तो जेड वाला निकाल दो उससे। प्लेन जो है अगर वो वाई जेड है तो एक्स वाला निकाल दो। प्लेन जो है अगर वो जेड एक्स है तो वाई वाला निकाल दो। सिंपल है। बढ़ जाए आगे। वो तो एंट्रिंग और लीविंग पे डिपेंड करेगा ना बेटा, आप कौन सी बात कर रहे हो? नहीं समझ में आई बात। वो तो किसी भी एरिया से फील्ड, अगर कोई भी एरिया कंसिडर कर लो और स्पेस में फील्ड एग्जिस्ट करता है तो एंटर भी कर रहा होगा और लीव भी कर रहा होगा। हमने क्या किया, यहां बात की ना अपन ने, तो एक्स वाई प्लेन है ना, तो अपन ने एरिया ये वाला देखा, पर फील्ड अंदर की तरफ है माइनस। नहीं समझ में आई बात? बढ़ जाए आगे। चलिए साहब, नाउ वी विल टॉक अबाउट गाउस थ्योरम। लिखो, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम पर कंसेप्चुअली बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं, न्यूमेरिकल तो बनते ही बनते हैं। कंसेप्ट और गॉस थ्योरम का एक बार समझ में आ गई ना तो बहुत आसान सवाल होते हैं। कभी आपको मुश्किल में नहीं डालेंगे, आसानी से बन जाते हैं सारे सारे सवाल। सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए गाउस ने किसके बीच में रिलेशन दिया था। तो गॉस थ्योरम अभी हमने डेरिवेशन किया था। हमने एक स्फीयर बनाया था, स्फीयर के अंदर चार्ज रख दिया था, उससे बाहर निकलने वाला फ्लक्स निकाला था। वो बाहर निकलने वाला फ्लक्स कितना आया था? क्यू बाय, और वो क्यू क्या था? कौन सा चार्ज? जो उस स्फीयर के अंदर। अगर उस स्फेरिकल सरफेस को गॉसियन सरफेस मान लूं तो गॉसियन सरफेस के अंदर रखे हुए चार्ज और उससे बाहर निकलने वाले फ्लक्स में रिलेशन देती है। क्या? गॉस थ्योरम। नहीं समझ में आई बात? तो लिखो, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन, it gives the relation between charge enclosed by a closed surface, charge enclosed by a closed surface and flux passing out through that surface. Flux passing out through that surface. समझ में आ गई बात? अब देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ द गाउस थ्योरम। देखो स्टेटमेंट,
अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, according to Gauss theorem, total flux passing out through the total flux passing out through the Gaussian surface, Gaussian surface, ब्रैकेट में लिखो imaginary closed surface, imaginary closed surface, ब्रैकेट क्लोज, कहां तो लिखा आपने, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 by epsilon naught times of 1 by epsilon naught times of total charge enclosed by that surface, 1 by epsilon naught times of total charge enclosed by that surface. मतलब जो फाई टोटल होगा, टोटल फ्लक्स, उसकी वैल्यू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू इनसाइड मिलेगी। हेलो, मतलब मैं इसको क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं, और इसी की वैल्यू अभी आपके सामने लिखी थी 4 पाई के क्यू इनसाइड लिख सकता हूं ना। नहीं समझ में आया। एक एचसी वर्मा के अंदर शायद ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट आंसर सवाल है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूछा है कि अगर मान लीजिए गोस थ्योरम को हम सीजीएस में डील कर रहे हैं, किस में डील कर रहे हैं, तो बताइए 1 कूलम चार्ज से गुजरने वाली फील्ड लाइंस का नंबर कितना होगा? 4 पाई, 4 पाई। बेटा सीजीएस अगर आ गया तो सीजीएस में के की वैल्यू भी 1 कूलम, तो ये 4 पाई मिल गया ना। नहीं समझ में आई बात। के की वैल्यू सीजीएस में क्या होती है 1, और एमकेएस में क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो अगर आप गॉस थ्योरम को सीजीएस में डील कर रहे हो तो 1 कूलम से गुजरने वाली फील्ड लाइन का नंबर किसके बराबर आता? 4 पाई। ये सवाल वहां पे, आई होप यहां तक की कहानी क्लियर होगी। ये टोटल फ्लक्स है। अब यह एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एक टर्म होती है सरफेस इंटीग्रल और सरफेस, क्या? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस। सुनना ध्यान से, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट करता है, एलिमेंट से गुजरने वाला फ्लक्स ई डॉट डी ए बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो यार ये टोटल फ्लक्स तो देगा। नहीं समझ में आया। क्या किसी सरफेस के अलोंग क्लोज सरफेस का जो इंटीग्रेशन है, बात को समझना ध्यान से, ये तो है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज्ड सरफेस। आई बात समझ में? और ई डॉट डीएल, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अंतर समझना जरूरी है। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस इज ऑलवेज गिव टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस। सरफेस इंटीग्रेशन, एक बार बताइए, यहां आ जाइए, ये जो है ये पूरा आपको क्या दे रहा है? टोटल फ्लक्स ना, और ये वैल्यू तो इसके बराबर आई ना, तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी क्या देगा? टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस ना भाई। मैंने तो आपसे बोला, और मैंने क्या बोला कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस गिव्स व्हाट? टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस। तो क्या इसकी वैल्यू फाई टोटल के बराबर लिख सकता हूं? तो ये क्या देगा? है? हाँ क्या? हाँ यस, किसने बोला? पोटेंशियल देगा। एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस देगा, हम ऐसे बोल सकते हैं। यार एक बात बताओ,
आप सब जानते हो, याद करो, E बराबर माइनस डीवी बाई डीएल। डीएल लिख दू ना इसको, डीआर डीएल क्या फर्क चलता है? तो बताओ यहां से आपको डीवी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? माइनस ई डॉट डीएल ना, और ये इंटीग्रेशन कर दिया लाइन के लोग। नहीं समझ में आया? कहानी क्लियर? अब यहां एक मजेदार चीज आएगी। क्लोज सरफेस के अलोंग अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो क्या मिलेगा? टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू। और क्लोज लूप के अलोंग लाइन इंटीग्रेशन करूं तो क्या मिलना चाहिए? अगर क्लोज लाइन के अलोंग इंटीग्रेशन करूं इलेक्ट्रिक फील्ड का तो क्या मिलना चाहिए? अरे तुम बताओगे ना। अरे बेटा वो तो वही लाइन इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ना ये क्लोज लूप में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन किया, क्या मिलेगा? बदतमीजी नहीं, थोड़ा तमीज से बोलना। ये हमेशा जीरो देगा। तो ये तो क्या था, बुद्धि लगाओ अपनी। यार क्यों नहीं है? एक बात बताओ, कंजर्वेटिव फील्ड जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है? कंजर्वेटिव है ना। कंजर्वेटिव फील्ड में जहां से चले वापस वहीं आगे, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो ये जीरो देगा ना। नहीं समझ में आया। हम तो पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे थे साहब, और हमें पता है कि उस पॉइंट का उसी के साथ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना ही है। ये तो बोल रहे थे तुम लोग। भावनाओं से कुछ नहीं होता, तो आपको बोलना था जीरो होगा। आप मुझे बताइए, आप अगर यहां से चले और इंटीग्रेट करते करते वापस यहीं पहुंच गए, तो जहां थे वापस वहीं पहुंच गए ना, तो डीवी की वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो। नहीं समझ में आई बात? तो ओवर द क्लोज सर्कल या क्लोज लूप इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंडिकेशन क्या देता है? जीरो। और ओवर द क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंडिकेशन क्या देता है? फ्लक्स, चार्ज। अब ये बोले कि सब मैं तो पूरा बोल रही थी, आपने अधूरा सुना। चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। मैं तो चार्ज बाय एप्सिलॉन बोलती, आपने मुझे चार्ज पे क्यों रोका? नहीं समझ में आई बात? देखो ये जो जितने भी हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये सब सवाल रीजनिंग बेस में मिलेंगे आपको। आप जहां भी देखोगे वहां आपको रीजनिंग बेस, आप अपने मॉड्यूल में देखोगे ये सब सवाल अवेलेबल है। समझ में आ गई बात? तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज लूप हमेशा क्या मिलेगा? जीरो। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन क्या देता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है और जहां आप थे वापस चक्कर काट के किसी भी तरह का शेप का लूप हो, उससे कोई फर्क नहीं चलेगा। वट एवर द शेप ऑफ द लूप, वो सर्कल हो, कोई रेंडम शेप का हो, स्क्वायर हो, डजंट मैटर, टेंगल हो, जहां थे वापस वहीं आगे, तभी तो क्लोज लूप कंप्लीट होगा। तो आप जहां थे वापस वहीं आ गया, तो उस पॉइंट का उसका पोटेंशियल जीरो। तो डीवी का इंटीग्रेशन डेल्टा वी देगा। तो किसी भी क्लोज लूप में इंटीग्रेशन हमेशा जीरो। और किसी भी क्लोज सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन क्या देता है? फ्लक्स। तो अब यहां गॉस थ्योरम को दोबारा डिफाइन करने का नंबर आ गया, जो एक्चुअली उसने स्टेटमेंट दिया था। गॉस ने जो मैथमेटिक्स की थी उसमें सिंपल कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एनी क्लोज सरफेस, एंड दैट इज हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस। फिर से बात करता हूं, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दी एनी क्लोज सरफेस नोन एज गाउशियन सरफेस या हाइपोथेटिकल सरफेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और वो जो सरफेस इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस वो अपना आप में क्या है? नेट फ्लक्स। तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दी एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ये क्या है, समझ में आई बात? तो ये अपन यहां नोट डाल के लिखेंगे, लिखो यहां पे लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
line integration of electric field in a closed loop is always equal to 0. Line integration of electric field in a closed loop is always equal to 0. समझ में आ गई बात? तो अगर ये क्लोज किसी भी तरह का लूप हो तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? हमें 0 ही मिलेगी. ये कहानी क्लियर? और सरफेस इंटीग्रल ऑफ द क्लोज सरफेस हमेशा क्या देगा? नेट फ्लक्स. कहानी क्लियर? तो गोस थ्योरम आई होप हमारे समझ में आ गई होगी, और हम सरफेस इंटीग्रेशन का मतलब भी समझ में आ गया कि सरफेस इंटीग्रेशन अपने आप में क्या देता है? नेट फ्लक्स. और नेट फ्लक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? क्यू इनसाइड के बराबर. अब सुनिएगा ध्यान से, यहां एनसीईआरटी में कुछ बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन उन्होंने किए हैं, हम उनकी बात करते हैं वन बाय वन. आप देखिए, जो फ्लक्स की वैल्यू है फाई टोटल, इसकी वैल्यू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलेगी. आप सुनिएगा ध्यान से, मैंने एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस बना दी, यहां रखा प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5 माइनस Q6. कुछ चार्ज बाहर रखे हुए, कुछ अंदर रखे हुए. तो जो नेट फ्लक्स इससे गुजरेगा वो कौन डिसाइड करेगा? तो Q इनसाइड कितना मिलेगा? Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 ना. तो यहां मैं क्या लिख दूंगा? Q1 माइनस Q2 प्लस, हाँ, Q3 माइनस Q4 होल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब एक बात बताइए यार, अगर मान लीजिए प्लस चार्ज था, सुनिएगा ध्यान से, ये प्लस चार्ज है, तो यहां से जितनी फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, इधर वाली सरफेस से कुछ फील्ड लाइंस एंटर करेंगी, उधर से बाहर भी निकल जाएंगी ना. तो बाहर रखे हुए चार्ज का जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना बाहर निकलेगा, इसलिए नेट कंट्रीब्यूशन क्या है फ्लक्स में? 0. इसी तरह से माइनस क्यू जो चार्ज था, उसमें फील्ड लाइंस जैसे अंदर एंटर कर रही होंगी, तो जितनी इधर एंटर कर रही होंगी उतनी खत्म हो जाएंगी ना. तो इसका भी नेट कंट्रीब्यूशन क्या है? बाहर रखे हुए चार्ज का नेट फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन. पर यह बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, गॉस थ्योरम के अंदर हम दो चीजें लिख रहे हैं, एलएचएस में अलग लिखा हुआ है, आरएचएस में अलग लिखा हुआ है. एलएचएस में जो आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है ये, और आरएचएस में जो आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है, इसका अंतर है. बात को सुनिएगा ध्यान से. एलएचएस का जो आर्ग्यूमेंट है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आता है. क्या आता है? बताइए. इसके सरफेस पे ये पॉइंट है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? अंदर वाले चार्जेस की वजह से, बाहर वालों की वजह से, या सबकी वजह से? सबकी वजह से. तो ये जो एलएचएस में आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है उसमें कंट्रीब्यूशन अंदर वाले चार्जेस का भी है, और पर जो ये आर्ग्यूमेंट आरएचएस में लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले चार्जेस का, बाहर का कोई कंट्रीब्यूशन. इसमें किसका कंट्रीब्यूशन है? और इसमें, मतलब गॉसियन सरफेस के ऊपर फील्ड जो है वो बाहर वाले चार्जेस की वजह से भी होगा, और लेकिन जो नेट फ्लक्स है वो सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की. आई होप समझ में आ गया होगा. इसको लिखिए, फिर हम दोनों पॉइंट लिखेंगे. लिखे? नहीं लिखे? हेलो. अरे बड़े भाई. नहीं बढ़े? नहीं बढ़े? नहीं बढ़. भूलिए सर. क्या बोलूं? लिखिए. लिखिए, इन केस ऑफ गॉस थ्योरम, इन केस ऑफ गॉस थ्योरम,
electric field on Gaussian surface, electric field on Gaussian surface will be due to electric field on Gaussian surface will be due to inside and outside charges. Inside and outside charges. But net flux passing through the Gaussian surface, net flux passing through the Gaussian surface will be only due to net flux passing through the Gaussian surface is only due to inside charges. Net flux passing through the Gaussian surface will be always due to inside. बाहर वाले का नेट फ्लक्स में कोई रोल, और बहुत सिंपल सी बात, जैसे मान लीजिए मेरे पास गॉसियन सरफेस है और मैंने यहां कोई चार्ज रख दिया, ये मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, तो यार इसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे गुजरेंगी ना, और फील्ड लाइंस अगर ऐसे गुजर रही हैं, आप मुझे बताइए इस गॉसियन सरफेस के इस सरफेस से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटर करी, क्या उतनी यहां से बाहर निकल गई, तो इसका नेट फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन, समझ में आ गई ना बात। लेकिन अगर अंदर कोई चार्ज रख देता हूं, जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने कोई Q2 चार्ज रख दिया, ये Q1 था सपोज, अब यार इससे जाने वाली फील्ड लाइंस तो सिर्फ बाहर ही निकलेंगी, नहीं समझ में आई बात, इससे जाने वाली फील्ड लाइन सिर्फ बाहर निकलेंगी, तो नेट फ्लक्स तो कंट्रीब्यूट करेगा ना। यहां एक बात और क्लियर है कि अगर मान लीजिए ये बाहर निकलने वाला फ्लक्स है, बाहर निकलने वाला फ्लक्स पॉजिटिव होता है नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स हमेशा होता है, और इनकमिंग क्या होता है, तो अगर किसी गॉसियन सरफेस से जो नेट फ्लक्स आ रहा है अगर वो आउटगोइंग आ रहा है मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो अंदर रखा हुआ चार्ज, और नेट फ्लक्स अगर नेगेटिव आ रहा है अंदर रखा हुआ चार्ज नेगेटिव होगा। नहीं समझ में आया, अंदर रखा हुआ चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। अब समझिए सब कंसेप्ट है। आप मुझे बताइए ये गॉसियन सरफेस है, अब मैं कुछ सवाल आपसे पूछ रहा हूं छोटे छोटे, वो आपको जवाब देना है, कॉपी नहीं करना है। मैंने यहां Q1 चार्ज रखा, यहां Q2 चार्ज रखा, आई बात समझ में, और यहां पर Q3 चार्ज रखा। अगर मैं Q1 और Q2 की लोकेशन बदल दूं, एक्सचेंज कर दूं, क्या इससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स में चेंज आएगा, कोई चेंज, आपकी मर्जी में जा रख दो अंदर, नेट एनक्लोज चार्ज तो Q1 प्लस Q2 ही होगा ना, तो अंदर रखे हुए चार्ज की लोकेशन पे नेट फ्लक्स डिपेंड नहीं, समझ में आई, इस सवाल को समझना ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास ये स्फीयर है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई स्फीयर के सेंटर पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, बताइए कितना फ्लक्स स्फीयर से बाहर जा रहा है, Q बाई, परफेक्ट। अगर मैं इक्वल टुकड़े कर ले, तो बताइए लेफ्ट साइड के हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स जा रहा है, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और राइट साइड कैसे, ये कहानी क्लियर। अब समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास ये स्फीयर है, इस बार मैंने चार्ज को सेंटर पे रखने के बजाय यहां रखा प्लस Q चार्ज, अब इसके अगर मैं दो टुकड़े करता हूं तो लेफ्ट हेमिस्फीयर से कम फ्लक्स जाएगा, जीरो नहीं जाएगा बेटा, नहीं नहीं, अगर वो सही वो अकेला हेमिस्फीयर होता तो हम जीरो मानते, नहीं नहीं, मैं समझो वो, इसको समझना जरूरी है। देखो इसे समझो, ये मेरे पास पॉइंट चार्ज है ना, समझना ध्यान से, और ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, चलिए साहब, ये कोई पॉजिटिव चार्ज ऐसे है ना, लाइक दिस। अब अगर मैं यहां इसको सेंटर पे रखते हुए इस तरह का हेमिस्फीयर बना लेता हूं, तो आप क्या बोलोगे कि इस वर्टिकल लाइन के इस तरफ वाली फील्ड लाइंस का नंबर इस तरफ वाली फील्ड लाइंस का नंबर के बराबर है, दोनों से बराबर फ्लक्स जा रहा है ना, अरे नंबर ऑफ फील्ड लाइन तो फ्लक्स है।
अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैंने स्फीयर जो बनाया, मेरा स्फीयर ऐसा है, अब सुनो, इसके दो टुकड़े करो आप, इधर वाले हेमिस्फीयर से ज्यादा फील्ड लाइंस गुजरेंगी ना, नहीं समझ में आया, और इधर वाले से कम गुजरेंगी। तो जिस सरफेस के क्लोज रखा हुआ है उस वाले हेमिस्फीयर से फ्लक्स Q/2 एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा, और जिससे दूर रखा हुआ है Q/2 एप्सिलॉन नॉट से कम। बस कम और ज्यादा की बात करेगा, नेट वैल्यू की बात, नेट वैल्यू के लिए फिर उसकी हम बात नहीं कर रहे। अब सिंपल सी बात, वापस आ जाओ यहां पर, बताइए क्या ये राइट हेमिस्फीयर है? बोलिए भाई, क्या इस केस के अंदर फाई थ्रू द लेफ्ट हेमिस्फीयर इक्वल टू द राइट टू Q/2 एप्सिलॉन नॉट होगा? पर यहां की कहानी क्या है, यहां फाई थ्रू द लेफ्ट हेमिस्फीयर विल बी लेस देन Q/2 एप्सिलॉन नॉट, एंड फाई थ्रू द राइट हेमिस्फीयर विल बी ग्रेटर देन Q/2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं समझ में आया? कहानी क्लियर ना? तो दो तीन चीजें क्लियर करनी है कि साहब अंदर चार्ज के लोकेशन पे तो डिपेंड, नेट फ्लक्स डिपेंड नहीं करेगा। नेट फ्लक्स डिपेंड, इस वाले स्फीयर से टोटल फ्लक्स कितना जाएगा Q/एप्सिलॉन, इससे भी टोटल कितना जाएगा। पर अगर मैं चार्ज को असिमेट्रिक रख दूं तो फिर क्या होगा, लेफ्ट और राइट से जाने वाले फ्लक्स का वैल्यू बदल जाएगा। नहीं समझ में आई बात? लेफ्ट और राइट से जाने वाला फ्लक्स जो है वो बदल जाएगा, किसी से एक से ज्यादा जाएगा, किसी एक से, जिस सरफेस के क्लोज रखा हुआ है उससे फ्लक्स, जिससे दूर रखा हुआ है उससे फ्लक्स। आई होप समझ में आ गया होगा। हेलो, आ क्या? पक्का ना? ठीक है। एक और बात बताओ, जरा मुझे पॉइंट में यहां बना देता हूं, इस सवाल का जवाब देना। मैंने Q1 और Q2 की लोकेशन बदल दी, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा नहीं बदलेगा? बदलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बदलेगा। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, करता है ना? तो अगर इनकी लोकेशन एक्सचेंज कर दूंगा तो इनका उस पॉइंट से डिस्टेंस भी बदल गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बदलेगा ना? बोलो भाई। पर फ्लक्स में कोई चेंज, अगर इनकी पोजीशन एक्सचेंज कर रहा हूं तो चेंज नहीं आएगा, इसको उठा के बाहर रख दिया, यहां फील्ड भी बदलेगा, नेट फ्लक्स भी बदलेगा। नहीं समझ में आई बात? अगर इसको उठा के बाहर रख दिया तो यहां पर फील्ड भी बदलेगा, नेट फ्लक्स भी बदलेगा। समझ में आ गई बात? तो अंदर चार्ज की वैल्यू अगर बदल देता हूं, बाहर रख दूं अंदर रख दूं, इस वाले को उठा के भी अंदर रख दिया, अब यहां फील्ड भी बदलेगा और फ्लक्स भी बदलेगा। याद रखिए, किसी भी पॉइंट से जो चार्ज रखे हुए उनका अरेंजमेंट अगर आप बदलते हो तो फील्ड तो पक्का बदलेगा, लेकिन नेट फ्लक्स इस बात पर डिपेंड करेगा कि अंदर वाला टोटल चार्ज आप बदल रहे हो नहीं बदल रहे हो। अंदर वाला टोटल चार्ज में कोई चेंज तो नेट फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। आई होप कहानी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ द गॉस थ्योरम। नेक्स्ट क्लास में हम गॉस थ्योरम के सारे सवाल निपटा लेंगे। हेलो, अब आप कंसेप्ट बिल्डर 5 और ईएलपी नंबर 5 एक बार जितने बन सकते हैं बनना, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन अभी नहीं किए, पर एक बार शुरू कर दो कंसेप्ट बिल्डर 5 और ईएलपी नंबर 5। ठीक है, एक्सरसाइज बताना बेटा मेरे को। 27 तक बोल दिया था ना मैंने? ठीक है, तो 27 तो ये यहां खत्म हो गया। अब आप चाहें तो 38 तक आ जाइए। कहां तक? 38 तक। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने पढ़ा समझा। हाँ हाँ हाँ।